गुजारिश करती हूँ डॉक्टर विभू प्रकाश से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज गाजीपुर में हैं। आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं। BHU और LU से आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, फिर इलाहाबाद से PhD, और आपकी किताब मेरे प्रिय दूधनाथ, इसका आपने संपादन किया है, ये भी शायद हो चुकी है। आइए विभू जी। आए न मेरे पास तो मैं आप ही चलूं, मुझको खुदा करे कहीं बुलवाए लखनऊ। गाजीपुर से लखनऊ बुलवाने के लिए मैं एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मेहदी साहब आज की कार्यक्रम की को धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री नदीम हसनैन जी। आज के हमारे वक्तागण श्री एहतशाम खान, श्री ननीम रंजन सिंह और मोहम्मद फैसल जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मोहतरमा रेशमा परवीन जी तथा सभागार में उपस्थित सम्मानित साथी। तरक्की पसंद तहरीक पे बात हो, लखनऊ में हो, कैफी एकेडमी में हो, और इस तहरीक ने भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं में जो सर्वश्रेष्ठ कवि पैदा किया, फैज अहमद फैज, उसके जन्मदिन के आसपास हो, इससे बेहतर संयोग कोई हो नहीं सकता। पेरिस और लंदन के रास्ते होते हुए जब यह तहरीक हिंदुस्तान में आती है, बन्ने भाई सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयासों से, तो हिंदुस्तान में उसका प्रवेश द्वार यही शहर बनता है। हम सब जानते हैं 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की पहली बैठक यहाँ होती है, जिसकी सदारत, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद करते हैं, हम सभी जानते हैं। और जो उनका उद्बोधन था वहां पे, वह साहित्य का उद्देश्य नाम से प्रकाशित भी हो चुका है। वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है, उसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए। प्रेमचंद उसमें बताते हैं कि साहित्य कैसा होना चाहिए, आज के साहित्य में कमियां क्या हैं और हम उसे दूर कैसे करें। एक वरिष्ठ और योग्य, अग्रज और अध्यापक की तरह क्रमबद्ध वह यह बातें हमको बताते हैं, सिखाते हैं। अगर आप उस वक्तव्य को पूरा पढ़ें तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद ने जो तरक्की पसंद तहरीक और उससे उपजा हुआ जो अदब है, जो साहित्य है, उसकी भावी दोनों रूपरेखाएं उन्होंने उसमें दी हैं। एक जो उसका तात्कालिक रूप है और एक जो उसका बाद में जो प्रभाव पड़ा, जो दीर्घकालिक रूप है, जिसे हम कह सकते हैं दीर्घकालिक। तो अगर तात्कालिक रूप की बात करें, जिसमें एक विचारधारात्मक आवेग होता है, जिसमें फार्मूलाबद्धता होती है, जिसमें परंपरा का संपूर्ण नकार होता है और जहां एक रेडिकलाइजेशन होता है, वह तात्कालिक रूप जो तुरंत आंदोलन के बाद आया था साहित्यकारों में, वो भी वहां पे है। और एक दीर्घकालिक रूप जहां फार्मूलाबद्धता बुरी चीज मान ली जाती है, जहां विचारधारात्मक आवेग स्थिर हो जाता है, जहां रेडिकलाइजेशन नहीं रहता बल्कि स्वर मंद्र, स्थिर और अमिट हो जाता है। इन दोनों में प्रेमचंद का जोर, बड़ी मजेदार बात है कि तात्कालिक रूप के अनुकूल था। प्रेमचंद का जो उद्बोधन है उसमें जोश, आवेग, शक्ति की बात है। साहित्य कैसा होना चाहिए वह करीने से बताते चलते हैं, क्या क्या साहित्य को करना चाहिए, उपयोगिता की दृष्टि से देखने की बात करते हैं। और पूरे उद्बोधन में उन्होंने 5-6 शेर कोट किए हैं। वो सारे शेर इकबाल के हैं और फारसी में लिखे हुए हैं। और हम जानते हैं कि इकबाल जोश, शक्ति और आवेग के शायर हैं, उनको उन्होंने कोट किया है। अब ये कहेंगे कि तात्कालिक रूप है, जहां एक रेडिकलाइजेशन है, जहां एक विचारधारात्मक आवेग है, तो उसमें कुछ कविताएं ऐसी लिखी गई जो कविता से ज्यादा नारा की तरह लगती हैं, जैसे लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का। ये कविता नहीं, नारा हो सकता है, लेकिन वो जरूरी होती हैं किसी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। एक शुरुआती आवेग आवश्यक होता है, तो वो है। लेकिन इससे कुछ बड़े रचनाकार भी प्रभावित होते हैं।
जैसे उनके ऊपर भी एक रचनात्मक दबाव रहता है कि वह इसको शामिल करें। कहीं कहीं वो चूक जाते हैं, चूकना नहीं कहेंगे, थोड़ा गलत शब्द है। जैसे मैं जिस कारण से बात कर रहा हूं कि फैज, उन पर भी इस आंदोलन के रचनात्मक दबाव से उनकी एक नज्म, जिसे कहेंगे कि बिगड़ी है रकीब से। दुनिया की इकलौती कविता होगी जिसमें रकीब को इतने आदर के साथ, इतने प्यार से याद किया गया है, लेकिन जो उसकी बाद की 14 लाइनें हैं, अंत की 14 लाइनें हैं, वस्तुतः वो इस आंदोलन के दबाव के कारण ही फैज ने, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती डाली हो, उसकी कोई जरूरत नहीं थी वहां पे। फैज जो रोमांस और रिवोल्यूशन को इस तरह से मिलाते हैं कि वह दूध और पानी की तरह हो जाता है, लेकिन इस नज्म में वो 14 लाइनें तेल की तरह पानी के ऊपर तैर रही है, एक नहीं हो पाई है। तो यह उस आंदोलन का एक दबाव है कि रकीब से जैसी नज्म, मतलब रोम सिहर उठता है उस नज्म को पढ़ते हुए। वो नज्म जो है इस आंदोलन के दबाव से थोड़ी सी पूरी तो नहीं कहेंगे, खराब होती है, कह सकते हैं, क्योंकि वो नज्म वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी कि हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जिस तरह और को समझाऊं तो समझा न सकूं, वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। और फैज भी ऐसा मानते हैं। हमारे बड़े महत्वपूर्ण कवि केदारनाथ सिंह ने इस बात को लिख भी दिया है, और उनके मुंह से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी सुना है कि फैज एक बार दिल्ली में आए थे और उनसे कहा गया कि नज्म पढ़िए, और वो नज्म को यहीं पे खत्म कर देते हैं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जिस तरह और को समझाऊं तो समझा न सकूं, और यहीं पे पढ़ के खत्म करते हैं और कहते हैं कि नज्म यहीं खत्म होती है, वो आगे की पंक्तियां नहीं पढ़ते हैं। तो ये एक तात्कालिक रूप है। एक दीर्घकालिक रूप, जैसा कि मैंने कहा कि जहां आवेग स्थिर हो जाता है, स्वरमंद्र हो जाता है, अमिट हो जाता है, फार्मूला बद्धता बुरी चीज मान ली जाती है। तो वो आज तक जो समकालीन कविता है वो चलता चला आ रहा है। आज मैं थोड़ी सी बात समय का ध्यान रखते हुए, जैसा कि सर ने कहा, प्रेमचंद के वक्तव्य के हवाले से, उस समय के आंदोलन और साहित्य के हवाले से, और उसका क्या प्रभाव आज की कविता तक आ रहा है, उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। प्रगतिशील लेखक संघ, मेरे विचार से यह नाम ही गलत है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह प्रेमचंद कह रहे हैं उस अपने वक्तव्य में। वो कह रहे हैं कि साहित्यकार स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है। अगर वह प्रगतिशील ना हो तो वह साहित्य की रचना ही नहीं कर सकता। हालांकि यह बिंदु डिबेटेबल है। हमारे भारतीय युग के तमाम कवियों ने विधवा विवाह का विरोध किया, बाल विवाह का समर्थन किया। तमाम साहित्यकार सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। तमाम साहित्यकार धार्मिक कट्टरता उनके साहित्य में आप ढूंढ सकते हैं, तो हम उसे तरक्की पसंदगी तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जब प्रेमचंद यह बात कह रहे हैं तो शायद उनके दिमाग में जो हमारे साहित्य की मुख्य धारा है, जो बड़े आदर्शों से प्रेरित होती है, वही धारा रही होगी। आगे वो कहते हैं कि जो साहित्यकार है वह अपनी आत्मा में और बाहर एक खालीपन महसूस करता है, कमी महसूस करता है, और वह उस कमी को दूर कर इस दुनिया को एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जो जीने और मरने के लिए बेहतर स्थान हो सके। दोनों के लिए, जीने और मरने के लिए एक बेहतर दुनिया हो सके, यह वह चाहता है, प्रेमचंद कहते हैं। तो जब वो कहते हैं कि साहित्यकार स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है, तो हमें ये देखना चाहेंगे, या हम ये देखेंगे, या वो भी कह रहे हैं कि परंपरा से ही साहित्यकार अगर कोई है तो प्रगतिशील होगा। तो हम उन तत्वों को अगर देखें जो हमारी परंपरा में है, जो प्रगतिशीलता को आत्मसात करती हैं, तो वो क्या है? अगर ये समाज बहुत पहले से है, जाहिर सी बात है, मार्क्स के आने के पहले से समाज की जो गैर बराबरी है वो पहले से है। मार्क्स ने एक दृष्टि दी उसको व्याख्यायित करने की, समाज को बदलने की। तो जो हमारे बड़े कवि हैं, जो बड़े साहित्यकार हैं, जो इस तहरीक के पहले के हैं, तो उनमें भी तो एक दृष्टि थी समाज को देखने की, उसको व्याख्यायित करने की। तो हम उस परंपरा को अगर जोड़ें
तो आप हिंदी में जाएंगे तो बहुत पहले से सिद्धों की कविता से, नाथों की कविता से, जो सामाजिक गैर बराबरी है उस पे अपनी बात लिख रहे हैं। संत कविता है, कबीर एक बूंद ते सब उपजाना को बाभन को सूद, ब्राह्मण और शूद्र का भेद मिटा रहे हैं। रैदास तो बेगमपुरा की कल्पना करते हैं, एक ऐसा शहर जहां कोई गम ही ना हो, जहां कोई दुख ही ना हो। बनारस में आज भी एक मोहल्ला है जिसे बेगमपुरा कहते हैं। तो हमारे कवियों की सोच सैकड़ों साल पहले, आज के कवि नहीं है, 400-500 साल पहले के हैं, उनकी दृष्टि बेगमपुरा तक जाती है। तो एक परंपरा है। तुलसीदास भी अपनी रचना कवितावली में गरीबी रूपी रावण के वध की बात करते हैं, गरीबी को रावण से जोड़ते हुए। और अगर हम अपनी उर्दू कविता की बात करें, मैं हिंदी का हूं तो मत समझिएगा कि मैं हिंदी पे ही बात करूंगा, हिंदी उर्दू हमारी साझी विरासत है, तो मैं दोनों को लेके चलूंगा। हाँ, मैं दोनों को लेके चलूंगा। हमारी उर्दू कविता की नजर तो एक स्टेप अहेड है, आगे है। वो तो आर्थिक स्तर तक जाते हैं। खुदाए सुखन मीर न मिल मीर अब के अमीरों से तू, कि हुए हैं फकीर उनकी दौलत से हम। क्या बात। अब आप मीर की जगह फैज लिख दीजिए, साहिर लिख दीजिए, असरार लिख दीजिए, सरदार लिख दीजिए, कैफी लिख दीजिए, तो लगेगा कि यह मार्क्सवाद का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसको पढ़कर यह शेर लिखा गया है। मीर को नहीं पढ़ा था। मीर संभवतः 1810 में उनकी मृत्यु होती है, मार्क्स 1818 पैदा होते हैं। लेकिन जैसे लग रहा है कि कोई, अगर हम कहते हैं यही असरार लिख दे, सरदार लिख दे, सरदार जाफरी का, तो लगेगा कि वो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को एक शेर में ढाल रहे हैं। लेकिन नहीं, मीर हैं, उनकी अपनी दृष्टि है, वो देख रहे हैं। थोड़ा सा एक हाँ, एक और उपमा चुनते हैं अपने दिल के लिए। फिर से मैं मीर को कोट करूंगा, दिल के लिए, कि शाम से ही कुछ बुझा सा रहता हूं, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। और दिल के लिए उपमा ढूंढते हैं तो मुफलिस के चिराग से ढूंढते हैं। वह एक रोशनी विहीन गरीब के जीवन से परिचित है। और आधुनिक काल में जब फैज भी उपमा चुनते हैं जिंदगी के लिए, तो जिंदगी क्या है? किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। फैज कहते हैं। तो हमारी परंपरा में प्रगतिशीलता बहुत पहले से है, बहुत पहले से है। गालिब जो कि हर जगह नासेह की ऐसी की तैसी करते रहते हैं, एक जगह नासेह से जब वो जोड़ते हैं अपने आप को, तो कहां जोड़ते हैं? न लड़ नासेह से गालिब क्या हुआ जो उसने शिद्दत की। न लड़ नासेह से गालिब क्या हुआ जो उसने शिद्दत की, हमारा भी तो जोर आखिर चलता है गरीबा पर। तो है एक चीज और है, लेकिन समय को ध्यान रखते हुए नहीं मैं उस पर जाऊंगा, कि शायद गालिब का एक पत्र मार्क्स ने गालिब को लिखा था और गालिब ने उस पत्र का जवाब दिया था। मार्क्स को जानते नहीं थे गालिब। बड़ा मजेदार है वो वाकया, फिर कभी ये और बता दीजिए, हमारा समय आप थोड़ा ले लीजिए, आप बोलिए, बता दीजिए। ठीक है, तो मैं शायद अभी छोड़िए, बात को पूरी कर रहे हैं, अगर होगा तो फिर कभी। तो गालिब से मार्क्स पहचानते नहीं है, उनके द्वारा दिए गए उपायों को नहीं मानते हैं। मार्क्स को एंगल्स ने एक खत भेजा था, उसमें गालिब के एक शेर का जिक्र किया था, वो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बतलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो मार्क्स गालिब को पत्र लिख रहे हैं, मुझे आपका ये शेर बहुत पसंद आया, फिर मैं लाइब्रेरी गया, मैंने अन्य आपकी किताबें पढ़ी, हाँ, तो मुझे आपका बहुत पसंद आया। तो हिंदुस्तान के हालात के बारे में लिखते हैं, कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्रांति वहां इतनी जल्दी हो जाएगी, हो गई, हाँ। और तो और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का एक हिंदुस्तानी संस्करण भी भेजते हैं गालिब को। तो हाँ, और वो मजनू को सर्वहारा का प्रतीक बना के इस तरह से कुछ कविता लिखने की बात करते हैं। गालिब जो नवाबों की प्रशंसा करते हैं, राजाओं को, उसके लिए मना करते हैं। तो गालिब पत्र लिखते हैं उनको कि फिलहाल मैं आपको जानता तो नहीं, लेकिन मित्र को पत्र लिखने बैठा था, सोचा कि आपको भी लिख दूंगा।
मार्क्स साहब आपने गलत समझा है, मीर मजदूर नहीं है। हाँ मीर का नाम मजनू मजदूर नहीं है, वो एक आशिक है लियो। और फिर वो कहते हैं किस क्रांति की बात कर रहे हैं, दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं अंग्रेज जो है घोड़ों पे। और लखनऊ की भी चर्चा उसमें थोड़ा सा करते हैं, वहाँ भी तहजीब नहीं है। तब फिर बड़ी मजेदार बात करते हैं, उसी को सिखा देते हैं मार्क्स को कि अगर तुम दर्शन पढ़ना चाहते हो तो वेदांत पढ़ लो। हाँ और एक इस्लाम का ग्रंथ बताते हैं। फिर अंत में गालिब अपने हिसाब से जैसा कि वो है एक काम लगा देते हैं मार्क्स को कि उसी लंदन में रह रहे हो, एक मेरी टेंशन का काम है अगर कुछ कर सको तो कर लो उस पर कुछ करो। हाँ तो ये वहीं पे खत्म हो जाता है दोनों का। तो मैंने कहा कि नासे की ऐसी की तैसी करते रहते हैं, लेकिन एक जगह जहाँ वो जोड़ते हैं तो देखिए गरीब है कि जैसे हम भी तो गरीबों पे जोर चला रहे हैं। गमे जाना से गमे दौरा पे जाने का जो तरक्की पसंद तहरीक में है बात, जहाँ फैज इस तरह की तमाम कविताएं लिखते हैं, उसमें जो इनका बहुत प्रसिद्ध शेर है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार की। तो ऐसा नहीं है कि गालिब गमे रोजगार की जानलेवा ताकत से परिचित नहीं थे, लेकिन बस उनका चुनाव जो है फैज के विपरीत था। गालिब क्या कहते हैं, गम अगर जान गुस्ल है तो कहाँ बचे कि दिल है। गम इश्क गर न होता गम रोजगार होता। फैज जो है गमे रोजगार की ओर जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जब बर्बाद होना ही है तो गमे रोजगार में क्यों बर्बाद हो, हमारे लिए गमे इश्क ही ठीक है। गमे इश्क तो है एक परंपरा है, जब तक हम पूरी परंपरा को नहीं देखेंगे हम चीजों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे टोटलिटी में। तो नजीर अकबर अबादी हैं, रोटियां जैसी कविता लिख रहे हैं, जहाँ रोटी की तुलना और चांद और सूरज से करते हैं, या चूल्हे में जलती हुई आग के हुस्न को दुनिया का सबसे खूबसूरत हुस्न कहते हैं। वह नजीर जिसको आज तक उर्दू की क्लासिकी ठीक से शामिल अपने आप में नहीं कर पाई है। हालांकि सरदार जाफरी कहते थे कि उर्दू के 5 बड़े कवियों का नाम ले तो उसमें रहने चाहिए नजीर, लेकिन अब भी पता नहीं क्या है, उर्दू वाले उसको ठीक करें। हम क्या करें तो एक दूसरा पक्ष प्रगतिशीलता का धर्म को लेकर, जिस पे अभी बात हो रही थी कुछ अनौपचारिक रूप से, धर्म विरोध के स्तर तक तो प्रगतिशील कविता भी नहीं पहुंच पाई है, धर्म निषेध के स्तर तक तो वह भी नहीं पहुंच पाई, कुछ एक कवियों को छोड़ दें तो। उसने फिर धर्म को व्यक्तिगत पसंद की चीज या धर्मनिरपेक्षता की ओर कविता गई। तो देखिए कि हमारे पूर्वज कविता में कितने धर्मनिरपेक्ष हैं। तुलसीदास मांग के खैबे मस्जिद में सोईबे, मैं मांग के खा लूंगा मस्जिद में सो लूंगा, वही पंक्ति लिखते हैं। और कबीर तो किसी आधुनिक तर्कवादियों की तरह धर्म के रूढ़िवाद कट्टरता का विरोध करते हैं। मीर कशका खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया, ये कहने का साहस रखते हैं। रशखान, रहीम, रसलीम, ये लोग कृष्ण पर कविता लिखते हैं। अगर हम कैफी आजमी की सोमनाथ नज्म पढ़ें, बुत शिकर कोई कहीं से भी ना आने पाए, हमने कुछ बुत अभी सीने में सजा रखे हैं, अपनी यादों में छुपा रखे हैं। तो इसकी परंपरा जब ढूंढेंगे तो मीर यहाँ तो मिल जाएगी। उसके फरोग हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या किलिया सोमनाथ का। एक पूरी परंपरा है, हमें उसको ठीक से जानने और समझने की जरूरत है। तो अब हम आते हैं 1936 के दौर में, ठीक है, ये तो रही परंपरा की बात। जब यह आंदोलन आया और हिंदी और उर्दू में, तो हिंदी में अगर हम प्रगतिवाद को पढ़ते हैं तो 3-4 बड़े कवि आते हैं, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कविता का रास्ता छोड़ देते हैं और
हिंदी के जो 2-4 सबसे बड़े आलोचक हुए हैं उसमें उनका नाम आता है। जब हिंदी कविता आगे बढ़ती है, ये हिंदी उर्दू में थोड़ी तुलना कर रहा हूं, उस दौर में प्रगतिवादी कविता जब शुरू हुई तो दोनों कवियों और दोनों कविता की तुलना थोड़ी सी मैं अपने हिसाब से देखता हूं, मैं गलत हूं तो उर्दू वाले मुझे करेक्ट करेंगे, कि हमारी हिंदी कविता जब आगे बढ़ती है तो बाद के कवि काव्य प्रतिभा में, चेतना के स्तर पे इन प्रगतिवादी कवियों से आगे बढ़ जाते हैं। नागार्जुन से, केदारनाथ अग्रवाल से, त्रिलोचन से। मैं उनके महत्व को नहीं भूल रहा हूं, उन्होंने छायावादी कविता की भव्यता, दिव्यता, सूक्ष्मता से कविता को हटाकर आम जन से जोड़ा, यथार्थ से जोड़ा। लेकिन इसके बाद भी कविता के विकास क्रम में मुक्तिबोध, शमशेर, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी, अरुण कमल, आलोक धनवा, तमाम ऐसे कवि आप पाएंगे जो कि काव्य चेतना के स्तर पे इनसे विकसित कवि हैं, इसी परंपरा के हैं। लेकिन उर्दू में उस दौर में जो शायर हुए, 1940 में ऑल इंडिया रेडियो पर एक मुशायरा हुआ, कुल 7 कवि उसमें शामिल हुए। आप नाम सुनिए, नए कवियों का था मुशायरा का एक कार्यक्रम हुआ के लिए। 7 नाम सुनिए उसमें से: नून मीम राशिद, असरारुल हक मजाज, फैज अहमद फैज, मखदूम, जानिसार अख्तर, जज्बी और अली सरदार जाफरी। इसमें 1-2 नाम आप और जोड़ लें, कैफी आजमी। तो इससे बड़े कवि उर्दू कविता आज तक उत्पन्न नहीं कर पाई है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के बाद से कोई कवि ऐसा हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ये कवि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन से बड़े लगते हैं। उर्दू में मुझे कोई ऐसा नाम नहीं दिखता जिसे मैं कहूं कि वह इन कवियों से बड़ा, चाहे वो मजाज हो, चाहे वो फैज हो, चाहे वो सरदार हो। कैफी को मैंने उसमें अपनी ओर से जोड़ा, मखदूम की तो पूजा होती है हैदराबाद के क्षेत्र में। ये एक हिंदी और उर्दू में परंपरा पे ही चलने वाले मिल जाए तो बड़े-बड़े की बात की तो ये अंतर दिखता है मुझे। और इतने बड़े कवि हैं कि इन्होंने उस गजल को अर्थ विस्तार दिया जिसको गालिब और मीर ने लगभग निचोड़ दिया था। जो गजल की इनबिल्ट लिमिटेशंस हैं, उन इनबिल्ट लिमिटेशन से गजल एक सीमा के बाद नई बात कहने में सक्षम नहीं हो पाती, उसको तोड़ा इन कवियों ने, इन शायरों ने, और गजल को इतना सामर्थ्य दिया कि वह नई बात कह सके। और जब पूरी बात अपनी उस गजल में नहीं कह पाए तो उन्होंने नज्म को ढूंढा और नज्म को ला के उर्दू कविता में गजल के बराबर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो मैं पाता हूं कि शायद उर्दू, अगर मैं गलत हूं तो कोई मुझे करेक्ट कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि फैज से बड़ा नाम, कैफी से बड़ा नाम, मजाज से बड़ा नाम, सरदार से बड़ा नाम अभी उर्दू कविता दे पाई है। और मैं चाहूंगा कि वह दे, मैं चाहूंगा कि वह दे। अब मैं बहुत मुख्तसर समय में, थोड़े समय में हमारी प्रगतिशील कविता ने बाद की कविता पर प्रभाव क्या डाला, कैसे डाला, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि किस तरह से आज के कवियों के स्वर में हमारी प्रगतिशील परंपरा बोल रही है। तो कुछ 4-5 बिंदु हैं, मैं जल्दी जल्दी उनको पूरा कर लेता हूं। जो उसने दिया भविष्य को, अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की बेचैनी, यह प्रगतिशील कविता ने हमको दिया। बड़ी बात, एक बेचैनी दिखती है इस आंदोलन के बाद। हालांकि हर कवि अपने आप को अभिव्यक्त करता है तभी कविता आती है, लेकिन यह बात पॉलिटिकल सेंस में है कि अन्याय के, अत्याचार के विरुद्ध बोलने पर अगर उसके रोक लगाई जाएगी तो वह रुकेगा नहीं। गालिब फिर याद आते हैं यहाँ पे, क्या करें, इतने बड़े शायर हैं कि हर जगह ही याद आ जाते हैं। सर कटाने को भी तैयार हैं, कि जो अपनी बात दिल में है वो कहने के लिए वो भी सर कटाने को तैयार है। लेकिन कितने करीने से गालिब अंदाजे बयां के चलते बच निकलते हैं, उनको सुनिए पहले, फिर मैं बताता हूँ और लोगों को। जी में ही कुछ नहीं है हमारे मगर न हम, सर जाए या रहे पर न रहे कहे बगैर। मेरा सर रहे या जाए
मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं कहे बगैर नहीं रहता, पर क्या करूं, जी में ही कुछ नहीं है, जी में ही कुछ नहीं है हमारे बगैर न हम सर जाए या रहे पर न रहे कहे बगैर। लेकिन यहाँ तो जी में भी है और कहना भी है। इस आंदोलन के बाद तो फिर फैज है, बोल के लब आजाद में तेरे मुहावरा बन चुकी है। मताए लौहो कलम छिन गए तो क्या गम है कि खून दिल में डुबोली हैं उंगलियां। तो कहना पड़ेगा। उदय प्रकाश हिंदी का बहुत बड़ा कथाकार और कवि। मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलने कुछ नहीं सोचने पर आदमी मर जाता है। हिंदी में भी मुहावरा बन चुकी पंक्तियां हैं अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए। दो तरीके से, एक तो जान देने को हाजिर, और जान देने को हाजिर न भी हो तो बोलने की बेचैनी। रघुवीर साहब, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे सत्ता का तिलिस्म, मेरे भीतर एक कायर टूटेगा। तो यह तड़प अभिव्यक्ति की, आजादी की, रक्षा की, बेचैनी की है। राजेश जोशी की इस पे कविता है बहुत अच्छी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर समय याद है तो मैं पढ़ सकता हूँ थोड़ा सा। अर्थात नलिन रंजन जी आपके लिए अपना टाइम सरेंडर कर चुके हैं। आप बोलिए। गाजीपुर से आया, थोड़ा ज्यादा समय ले तो बात नहीं। फैजल साहब को सभी बोल रहे हैं, आप तो मेहमान भी हैं, चलिए बात बोलिए। तो राजेश जोशी, मैं बोलना चाहता हूँ, वो मेरी जुबान पकड़ लेता है, इस तरह मत बोलो। मैं उंगली दिखाना चाहता हूँ, उधर देखो, उधर गलत हो रहा है। वह रोकता है, उंगली मत दिखाओ, यह खतरनाक है। तो एक जो परंपरा में इस आंदोलन ने हमको दिया, आज तक दे रहा है, भविष्य में देगा, कि अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा के प्रति इतनी चिंता न इसके पहले थी, ये इसके बाद ही आई और अनंत काल तक बनी रहेगी। यह देन है। जो अगला बिंदु है, स्त्री के प्रति दृष्टिकोण। इस तहरीक के पहले अगर हम हिंदी की बात करें, मध्यकाल को छोड़ भी दें तो आधुनिक काल में आए तो भारतीय युग, द्विवेदी युग तक स्त्री जो है दया की विषय वस्तु थी। छायावाद में उसमें अलगाव हुआ, लेकिन उसमें एक दैवत्व भर दिया गया, ठीक है, एक सूक्ष्मता, सौंदर्य की भर दी गई। अपनी अधिकारिता के साथ, अपने पूरे वजूद के साथ स्त्री अगर आती है साहित्य में तो इस आंदोलन के दौरान आती है और इस आंदोलन के बाद बनी रहती है। इसको भौतिक रूप से भी अगर हम देखें तो 1936 के पहले अगर आप हिंदी कवयित्रियों की संख्या गिने तो आपकी 10 उंगलियां पर्याप्त रहेंगी, इससे ज्यादा आप नहीं गिन पाएंगे। 1936 के बाद आप गिनना शुरू करें, सैकड़ों की संख्या में कवयित्रियां, साहित्यकार लिख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यही हाल उर्दू में भी होगा। अब औरत की बात हो और कैफे आदमी सभागार में बैठे हों और औरत की बात ना हो, संभव ही नहीं है। उस नज्म की कितनी शानदार पंक्तियां लिखी हैं उन्होंने, उसमें जगह जगह कई हैं, एक दो। उड़ने खुलने में है ना कहत हमें गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, मुक्त होइए। या पूरी उर्दू कविता एक स्त्री चाहती है मोहब्बत के लिए और कहते हैं कि कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। इस पूरी दुनिया को बदल देने की बात कहते हैं कि रोज बदल डाल अगर फूल ना फल रहा है तुझे। एक बदलाव जो चला आ रहा है वह नहीं चाहिए, नया चाहिए और बेहतर चाहिए। मजाज, आंचल से परचम लहराने की बात करते हैं। हमारी पिछली कविता आंचल में है दूध आंखों में पानी की बात करती है, मजाज की बात से वह आंचल को परचम लहराने पे आती है। हिंदी कविता में गोरख पांडे की एक बड़ी खूबसूरत कविता है, आंखें देखकर। तुम्हारी आंखें, जो कविता है, ये आंखें हैं तुम्हारी, तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितनी जल्दी हो बदल देना चाहिए। एक बदलाव की आकांक्षा। अनामिका एक कवयित्री हैं, वह अनुवाद के माध्यम से इस बदलाव की बात करती हैं कि दरअसल इस पूरे घर का किसी दूसरी भाषा में मुझे अनुवाद करना है, मैं अनुवाद करना चाहती हूँ किसी अन्य भाषा में। तो यह एक बदलाव की बात जो है।
लंबी परंपरा है, छोड़ देता हूँ। एक अदनान कफील दरवेश आज का कवि है, वह तो प्रेम विहीन विवाह में शामिल होने को एक तरह से एक स्त्री की हत्या में अपने शामिल होने की बात करता है। प्रेम विहीन विवाह जो हो रहा है, एक औरत एक मर्द के साथ जा रही है, वह उसके साथ अनावृत होती है, उसके बच्चे की माँ बनती है, उस बच्चे में अपने प्रेमी की शक्ल ढूंढती है जो उसे कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। इस चीज को वह हत्या मानता है और विवाह में शामिल होने को हत्या में अपने आप को शामिल होना मानता है। तो चेतना इस स्तर तक जा चुकी है। निर्मला पुतुल है, कात्यायनी है, बहुत सीमाहीन नाम है, जाने दीजिए इसको। तीसरे बिंदु पे आते हैं बाजारवाद का विरोध। 1936 में जो साम्राज्यवाद का विरोध था, क्योंकि उस समय साम्राज्यवाद की शक्तियां सीधे शासन अपने हाथ में लेकर शासन करती थी, और बाद में नव साम्राज्यवाद आया, जब सीधे आक्रमण कर सीधे वहां सरकार बना, सीधे वहां शासन करने की अपेक्षा पूंजी के बल पर उस देश के शासन को नियंत्रित किया जाता था, किया जाता है। तो जो साम्राज्यवाद का विरोध 36 में था, पूंजीवाद का विरोध, वह अब बाजारवाद का विरोध है। नागार्जुन उसी दौर में लिख रहे हैं कि खादी ने मलमल से अपनी 60 गांठ कर डाली है, टाटा बिरला डाल मियां की 30 दिन दीवार में है। तो राजनीति और कारपोरेट का जो गठजोड़ है उस पर उनकी निगाह है तभी से। और बाजार जहां सब कुछ बिकने को तैयार है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, उसके प्रति हमारा कवि सजग रहता है, उसको तोड़ने की भी बात करता है। एक शेर है शमशेर का, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने उर्दू में भी गजल लिखी है। तो उनका एक शेर है कि इल्म हिकमत दीनो ईमा मुल्क दौलत खुशनुश, आपको बाजार से जो कहिए ला देता हूँ ना, सब कुछ उपस्थित है बिकने के लिए, जो कहिए ला दे। बाजार बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके विरुद्ध लड़ने के लिए फिर भी हमारा कवि अगर तैयार है तो उसको यह शक्ति तरक्की पसंद तहरीक देती है। दिनेश कुमार शुक्ल की बहुत अच्छी कविता है, गोरख पांडे पे उन्होंने लिखी थी, जाग मछंदर। गीत बिकते गान बिकते मानव अभिमान बिकते, हर्ष और विषाद बिकते नाद और निनाद बिकते, बिक रही हैं कल्पनाएं, बिक रही हैं भावनाएं, और सपने बिक रहे हैं और अपने बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है। लेकिन फिर उसी कविता में वो विरोध करते हैं कि बिक रहे बाजार की खिल्ली उड़ाता, विश्व के बाजार के तंबू उड़ाता, आ गया नवगीत लेकर गोरख पांडे के लिए, गोरख अपने जाग मेरे चंद्रेश्वर से कविता है। एक एकदम नवीन आदिवासी कवि है रुजुगुन। आप जानते हैं कि वो आदिवासी है, तो आदिवासी क्षेत्रों में किस तरह से मल्टीनेशनल्स वहाँ की प्रकृति को, वहाँ की जंगल को खनिज पदार्थों के लिए नष्ट कर रही हैं। तो वो तो जान देने को तैयार है, वो तो उसकी रक्षा के लिए मृत्यु को जीवन से बेहतर मानता है। वो कहता है, हमारी अर्थी कभी शाही नहीं हो सकती कविता में, ओ मेरी युद्ध धरत दोस्त तुम कभी हारना मत, हम लड़ते हुए मारे जाएंगे इन जंगली पगडंडियों पे, इन रास्तों में, उन घाटों में जहां जीवन सबसे अधिक संभव होगा। तो यह जो बाजारवाद विरोध की ताकत है, असीम उसकी शक्ति के विरुद्ध, यह ताकत तरक्की पसंद तहरीक ही आज के कवियों को दे रही है। अगला राष्ट्रीयता का एक अलग ढंग, या उसमें आप अंतरराष्ट्रीयता भी जोड़ सकते हैं। जो परंपरागत राष्ट्रीयता है उस पर थोड़ा सा, उससे थोड़ा अलग सोचने का ढंग यह आंदोलन हमें देता है, क्योंकि यह जमीन से ज्यादा जन की चिंता करता है। तो फिर इसका देखने का ढंग राष्ट्र को बदल जाता है, नजरिया इसका बदल जाता है। इसलिए आप यहाँ पे 14 अगस्त को ही सुबह आजादी पा जाते हैं। मैं नज्म नहीं कहने जा रहा हूँ, फैज के द्वारा देख लिया जाता है कि भविष्य कैसा है, और जो हमें चाहिए था जो उजाला वो हमें मिला नहीं है, उसके लिए हमें अभी और प्रयास करना है। निसार तेरी गलियों पे है वतन, हाँ, ये फैज ही दे सकते हैं, यह तहरीक ही दे सकती है। राष्ट्रीयता को, राष्ट्र को अलग नजरिए से देखने का जो ढंग है। हाँ, गोरख पांडे की कविता अरुण कमल मातृभूमि कविता उनकी है, जहाँ वो प्रश्न करते हैं कि मातृभूमि पर किसकी, सबकी हो, बराबर हो। गोरख पांडे बड़ा ही क्रांतिकारी कवि है, पर उसका भी जो मन है कि वतन कैसा हो, हमारे वतन की नई जिंदगी हो, नई जिंदगी एक मुकम्मल खुशी हो, न हो कोई राजा न हो रंग कोई, सभी हो बराबर सभी आदमी। ठीक है,
तो राष्ट्रीयता को इस तरह से देखने से एक अंतर्राष्ट्रीयता का भी विचार आता है। तो आप देखेंगे कि उर्दू कविता में, हिंदी कविता में विश्व की घटनाओं पर, विश्व के लोगों पर कविताएं की गई हैं। यासिर अराफात के फैज़ की मशहूर नज़्म है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर व फिर से मुसाफिर की वतन बदल हम तो गली गली सदाएं है। या फ़लस्तीन के बच्चों के लिए लोरी लिखते हैं, वो बेरूत पर कविता लिखते हैं, पेरिस पर लिखते हैं। लेकिन माओ को पहचाना तब यह प्रवृत्ति उभर के आती है कि एक इंतजार, एक उम्मीद बेहतर होने की, सबसे अच्छा होने की, जो हम चाहते हैं वैसा होने की, यहाँ से बसती है और आज तक कविता में आती चली जा रही है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, ढल जाएगी, ऐसा क्या है? या मुश्किल है अगर हालात यहाँ तो दिल बेचाएं जान नहीं आए, दिल वालों पूछाए जाना नहीं क्या, ऐसे भी हालात हैं। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज मशहूर नज़्म है ये। अरसाए दहर की, जो जहाँ लिखते हैं कि अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पर यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का मेनान गिराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। यह एक उम्मीद, हाँ, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त पड़ी है, हिम्मत करो जीने की अभी उम्र पड़ी है। तो ये उम्मीद तरक्की पसंद तहरीक ही हमारी आधुनिक कविता को देती है। कैफे आज़मी जो चिरागा नज़्म है उसकी, जिसमें वो 26 दिए जलाते हैं, कितनी खूबसूरत नज़्म है वो कि 25 दिए तो उनके गुस्से के उसमें बुझ जाते हैं, जिसमें खुशहाली है, जिसमें यकजहती है, जिसमें और एक चीजें लिखते आज़ादी है, हाँ? लेकिन एक दिया जो बच जाता है वो उम्मीद का है, जो झिलमिलाता ही चला जाता है। और आज तक हमारी हिंदी कविता में बहुत सी कविता है, पर मैंने एक चुना है, एकदम नया लड़का है, विहाग वैभव लिखता है, उसकी एक कविता है जहाँ मैं खत्म करूंगा। गोरख पांडे का एक है आशा का गीत, एक कविता बहुत अच्छी। तो विहाग वैभव क्या लिखता है, जो मैंने कहा कि भविष्य को दिया क्या तरक्की पसंद है। उम्मीद उनमें से सबसे खूबसूरत है, जो कुछ भी है या जिसके होने की संभावना है। तो आओ हम मिलकर जोड़ें हाथ और नियति से करें प्रार्थना, धरती की कोख से सूरज की जड़ तक सबकी उम्मीद बनी रहे, बची रहे ये दुनिया, बची रहे ये सृष्टि। अंत में मैं अपने महत्वपूर्ण कवि असद जैदी के वक्तव्य से अपने वक्तव्य को खत्म करूंगा कि वो कहते हैं कि जब पस्ती का दौर हो तो इकबालियन जोश नहीं, फैजियन इंतजार ही प्रतिरोध बनता है। कि जब पस्ती का दौर हो तो इकबालियन जोश नहीं, फैजियन इंतजार ही प्रतिरोध